जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी ट्रिक एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। देखिए, यह मौर्य साम्राज्य का हम जो अशोक है उनके बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में डिटेल पढ़ाया हूँ। आपने अगर पार्ट 1 मौर्य साम्राज्य का नहीं देखे हैं, मौर्य काल का पार्ट 1 नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तो मौर्य काल, आपका मौर्य साम्राज्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहला चीज़ मैं बता दूं कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा, डिटेल से समझाऊंगा। आप एक बार पूरी वीडियो देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम लोग मौर्य काल में क्या पढ़ेंगे? अशोक के बारे में। हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा दिया। ठीक है, तो अब अशोक के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या कि अशोक का पिता कौन थे? ठीक है, हम अशोक के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अशोक का पिता का क्या नाम था? तो बिंदुसार। ठीक है, क्या नाम था? बिंदुसार। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार थे और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक थे। मतलब कि हम बेटा के हैं या उत्तराधिकारी के हैं, दोनों एक है। ठीक है, बढ़े आगे हम लोग, समझ में आ रहा है? ठीक है, उत्तराधिकारी के हैं या बेटा के हैं। तो चंद्रगुप्त के बाद कौन आए? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद कौन आए? अशोक। तो अशोक का पिता बिंदुसार। या कभी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन थे, तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन थे? तो अशोक। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी थे बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक। तो अशोक का पिता का नाम क्या था? तो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। माता का क्या नाम था? तो सुभद्रांगी। ठीक है, अब बिंदुसार अशोक के पिता हुए और माता का नाम क्या था? तो सुभद्रांगी। ठीक है, देखिए, अब अशोक जो है यहाँ पे अशोक गद्दी पे कब बैठे? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अशोक जो थे वह गद्दी पे कब बैठे? अशोक गद्दी पे कब बैठे? तो गद्दी पर बैठे 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, अशोक ने गद्दी पे कब बैठे? तो अशोक गद्दी पे 269 ईस्वी पूर्व में बैठे। और एक क्वेश्चन यहां से आता है कि कहां बैठे थे? तो 269 ईस्वी में उन्होंने मगध की गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, कहां बैठे थे? मगध की गद्दी पे बैठे थे। और जिस वक्त अशोक ने मगध की गद्दी पर बैठे, उस वक्त ये अवंती के राज्यपाल थे। कहां के राज्यपाल थे अशोक उस समय? तो अवंती के राज्यपाल थे। ठीक, पाल थे। याद रहेगा यहां तक। कभी क्वेश्चन पूछे कि जिस वक्त अशोक ने राजगद्दी पे बैठे थे, उस समय वह कहाँ के राज्यपाल थे? तो जिस समय अशोक गद्दी पे बैठे उस वक्त अवंती के राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे? तो अवंती के राज्यपाल थे। बढ़े आगे हम लोग, समझ में आया यहां तक? बढ़े, चलिए। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये भी पूछता है कि पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रहेगा, अशोक को अशोकवर्धन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किन नामों से जाना जाता था अशोक को? अशोकवर्धन के नाम से जाना जाता था।
किस चीज में? पुराणों में। याद रहेगा कि पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद लगभग अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कब? तो अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर युद्ध किया। ठीक है, कलिंग पर युद्ध किया और युद्ध जीतने के बाद उन्होंने तोसली पर कब्जा किया। तोसली कहाँ था? तो कलिंग का राजधानी तोसली था। ठीक है, चलिए बढ़े आगे हम। देखिए अब यहाँ पे आता है कि अशोक ने किस धर्म को मानते थे। तो बता दूं मैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को मानता था। मतलब अशोक जो था, अशोक जो थे, अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो तो बौद्ध धर्म मानते थे, पर बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो उपगुप्त ने। याद रहेगा, कभी क्वेश्चन में पूछे कि बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है, बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिए अशोक ने? तो उपगुप्त से। ठीक है, उपगुप्त से। अशोक जब गद्दी पे बैठे, मगध की गद्दी पे उन्होंने 269 ईस्वी पूर्व में बैठे, उसके 10वें वर्ष में वो घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, और एक राजा के रूप में नहीं, एक उपासक के रूप में घूमने जाते हैं। एक राजा के रूप में नहीं, एक उपासक के रूप में वह घूमने जाते हैं। तो 10वें वर्ष वह कहाँ घूमने जाते हैं? जब अशोक ने, उनका राज्याभिषेक होता है, तो राज्याभिषेक होने के बाद 10वें वर्ष में वह बोध गया जाते हैं घूमने के लिए। 10वें वर्ष में बोध गया जाते हैं। ठीक है, 10वें वर्ष में कहाँ घूमने जाते हैं? बोध गया। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि वे उस समय राजा के रूप में नहीं, एक उपासक के रूप में गए। ठीक है, एक उपासक के रूप में गए। ठीक है, 10वें वर्ष कहाँ गए? राज्याभिषेक होने के बाद बोध गया। उसके बाद क्या है? 12वें वर्ष निगाली सागर गए। ठीक है, निगाली सागर। और फिर 20वें वर्ष कहाँ गए वो? तो 20वें वर्ष लुम्बिनी गए। ठीक है, कहाँ गए? 20वें वर्ष तो लुम्बिनी। लुम्बिनी जहाँ बुद्ध जी का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे हम। और अशोक इतना बड़ा दयावान थे, अशोक इतना बड़ा दयावान थे कि उन्होंने अपने राज्य में या जीविकों को रहने के लिए 4 गुफा का निर्माण किया था। याद रहेगा, कभी क्वेश्चन पूछे कि अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए कितने गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अगर पूछ दे एग्जाम में इनमें से किन्हीं एक गुफा का नाम बताइए जो अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बनवाए थे, तो देखिए मैं बार बार बता रहा हूं कि आप ध्यान से एक बार अच्छे से समझ ले तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने 4 गुफा कौन कौन से था? या जीविकों को रहने के लिए तो वह 4 नाम कौन कौन सा था? देखिए, पहला था कर्ज, दूसरा चौपार, तीसरा सुदामा,
और चौथा विश्व झोपड़ी। ठीक, चौथा विश्व झोपड़ी। ठीक है, तो उन्होंने आजीविकों को रहने के लिए कितने गुफाओं का निर्माण किए थे? 4 गुफाओं का निर्माण किए थे। 4 गुफा उसमें कौन कौन से था? कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। कभी क्वेश्चन में आ जाए कि अशोक ने जो 4 गुफाओं को निर्माण करवाए थे आजीविकों को रहने के लिए, उनमें से किन्हीं एक गुफा का नाम बताइए। तो देखिए, जब आप लोग को याद रहेगा कि कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, तो आपको अगर जब याद रहेगा तो तीनों आपको, चारों याद रहेगा तो ऑप्शन में कोई भी एक रहेगा तो आप मार दीजिएगा। ठीक है, कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। ठीक है, और एक इंटरेस्ट की बात और है कि अशोक के पौत्र दशरथ ने, इसमें फिर उसके बाद जो अशोक के पौत्र, मतलब अशोक के पौत्र का आता है उनके बेटे का बेटा, मतलब कि पोता, मतलब कि आप लोग के दादाजी। ठीक है, तो अशोक के पोते, अशोक के पोते का क्या नाम था? दशरथ। जो अशोक के पोता जो थे, ठीक है, दशरथ नाम था। इन्होंने भी एक आजीविकों को रहने के लिए एक गुफा का निर्माण किए थे। उस गुफा का नाम क्या था? तो नागा अर्जुन गुफा। क्या नाम था? नागा अर्जुन गुफा। ठीक है, नागार्जुन गुफा, जो अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को दान में दिया था। यहां तक समझ में आ गया? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बताएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए यहां से। अब देखिए, चलिए बनाते हैं। अब देखिए, अशोक ने जो आजीविकों को रहने के लिए 4 गुफा का निर्माण किए थे, वह कितने स्तंभ लेख में मिलता है? हम लोग स्तंभ लेख, गुहा लेख सभी पढ़ेंगे, अभी एक एक करके बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अशोक ने जो आजीविकों को रहने के लिए गुफाएं प्रदान की थी, गुफाएं बनवा कर दिए थे, तो वह उल्लेख कहाँ मिलता है? अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अशोक ने जो गुफाओं का निर्माण कराकर आजीविकों को रहने के लिए दिए, वह कितना अभिलेख में दर्शाया गया है या केवें अभिलेख में दर्शाया गया है? तो देखिए, मैं बता देता हूं यहां पे कि 7वें अभिलेख में दर्शाया गया है। ठीक है, 7वें अभिलेख में दर्शाया गया है कि अशोक ने 4 गुफाएं प्रदान में दिए थे या बनवाकर आजीविकों को रहने के लिए दिए थे। यह 7वें अभिलेख में मिलता है। उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा। अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कितना? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? तो अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को प्रचार के लिए उन्होंने श्रीलंका भेजे थे। तो अशोक के पुत्र का क्या नाम था? अशोक के, ठीक है, पुत्र का क्या नाम था? तो महेंद्र। क्या नाम था? महेंद्र। और पुत्री का क्या नाम था? तो संघमित्रा। ठीक है, पुत्री का क्या नाम था? तो संघमित्रा। तो कभी भी क्वेश्चन में पूछे कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को कहाँ भेजा था, तो याद रहेगा श्रीलंका। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? यहां लिख देता हूं मैं, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका
भेजा गया था। भेजा गया, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप लोग कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका के कौन कौन गए थे? तो महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा कौन थे? तो महेंद्र और संघमित्रा अशोक के पुत्र एवं पुत्री। महेंद्र पुत्र थे और संघमित्रा पुत्री थे। इन्होंने श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और ऐसा कहा भी गया है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक ने 84,000 स्तूप, कितना स्तूप का निर्माण करवाया गया? तो 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने। ठीक है, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, चलिए बढ़े आगे हम। और भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किए। शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किए? तो शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किए। ठीक है, शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले भारत में किसने किए? तो शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किए। किसने किए? अशोक ने किए। और जो शिलालेख का मतलब कि प्रचलन स्टार्ट किए तो वह किस किस भाषा में था? तो खरोष्टी, ब्राह्मणी और अरमाइक लिपि में था। कौन कौन भाषा में था? याद रहेगा, खरोष्टी, ब्राह्मणी और अरमाइक। ठीक है, शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किए। और किन किन भाषा में शिलालेख है? तो ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरमाइक। ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक, याद रहेगा। अब देखिए कौन कौन सा भाषा अभी किस जगह पे मिलता है। क्योंकि देखिए पहले जिसमें अशोक का राज था उसमें तो भारत से पाकिस्तान तो अलग नहीं था, भारत से बांग्लादेश तो अलग नहीं था, क्योंकि सब एक अखंड भारत था पहले। ठीक है, तो जब अभी देश अलग अलग हो चुका है, पाकिस्तान का अलग निर्माण हो गया, भारत से बांग्लादेश का अलग निर्माण हो गया है, तो अभी जो क्या है भाषा, कुछ भाषा उधर रह गई है जो लिखा गया शिलालेख में, और कुछ भाषा इधर रह गई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कौन सा भाषा किधर लिखा गया है। 3 भाषा याद रहेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अशोक ने शिलालेख में कौन कौन सा भाषा मिलता है अशोक के शिलालेख में। तो ब्राह्मणी, ठीक है, खरोष्टी और अरमाइक। अरमाइक, ठीक है। अब सबसे पहले यहां सवाल उठता है कि ब्राह्मणी लिपि कहाँ मिलता है अधिकतर? तो ब्राह्मणी लिपि भारत में। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि कहाँ मिलता है? तो भारत में। और खरोष्टी लिपि अभी कहाँ मिलता है? तो खरोष्टी उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में। ठीक है, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में। अरमाइक भाषा भी कहाँ मिलता है? कौन सा मतलब शिलालेख चला गया है कहाँ जो अरमाइक भाषा मिलता है? जिस भाषा का शिलालेख मिल रहा है उसी भाषा का हमने यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। ठीक है, याद रहेगा कि ब्राह्मणी लिपि जो शिलालेख में मिलता है, शिलालेख में कौन कौन सा भाषा मिलता है? तो ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरमाइक। ब्राह्मणी लिपि भी अधिकतर शिलालेख कहाँ देखने को मिलता है? ब्राह्मणी लिपि में भारत में, खरोष्टी उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में, अरमाइक अफगानिस्तान में। ठीक है, चलिए बढ़े आगे हम लोग। खरोष्टी लिपि जो है, ये देखिए खरोष्टी लिपि या दाई से बाई की ओर लिखा जाता था। देखिए जब हम लोग अभी हिंदी लिखते हैं तो हम लोग इंग्लिश लिखते हैं तो हम लोग बायां से दायां लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। लेकिन खरोष्टी लिपि दाई से बाई लिखते थे, इधर से लिखना स्टार्ट होता था। ठीक है, इधर से लिखना स्टार्ट होता था और इधर अंत होता था, मतलब दायां से स्टार्ट होता था और बायां में खत्म होता था। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि खरोष्टी लिपि किस तरह कैसे लिखी जाती थी, क्योंकि एग्जाम में देखने को मिला, बहुत से प्रैक्टिस सेटों में भी देखने को मिला है कि खरोष्टी लिपि जो है वह किस तरफ से लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि
दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। याद रहेगा, खरोष्ट लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे गए हम लोग। अब आगे क्या है, आगे है कि अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए शिलालेख, अशोक के शिलालेख के कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 3 भाग में। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख है यह 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए ध्यान से सुनिए एकदम, ठीक है, चूंकि इधर जितना भी मैं बता रहा हूं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जब मैं यहां से आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप प्रैक्टिस सेट मारेंगे, देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटना चाहिए। हमारी तरफ से कोशिश यही रहता है कि आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में, और क्वेश्चन एक भी मिस ना हो, क्वेश्चन एक भी ना छूटे। ठीक है, देखिए शिलालेख 3 भागों में बांटा जा सकता है। वह 3 भागों में जो बांटा जा सकता है वह पहला है शिलालेख, पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, और तीसरा है गुहालेख। ठीक है, गुहालेख 3 भागों में बटा, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। अब यहाँ पे सवाल क्या उठता है कि शिलालेख का खोज सबसे पहले किसने किया था? क्योंकि शिलालेख का निर्माण तो अशोक ने करवाया, लेकिन शिलालेख का सबसे पहले खोज कब किया गया, किसने किया? क्योंकि यह क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। देखिए एकदम पूरा हंसते साथ पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, ठीक है, नहीं तो पता क्या चलेगा ना कि एकदम पूरा यहाँ अच्छा से पढ़ के अच्छा से नहीं पढ़े, इधर उधर ध्यान से देखें और लगता है कि हमने पूरा पढ़ लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद जब एग्जाम में आप जाएंगे और जब वहाँ क्वेश्चन पूछ लिया कि शिलालेख का खोज कब किया गया, तो आपको लगेगा कि अरे दादा, हम तो शिलालेख के बारे में पढ़ के आए, लेकिन खोज किसने किया तो दिमागे से हट गया। कब खोज किया गया तो दिमागे से हट गया। तो देखिए ऐसा गलती करने की जरूरत आप लोग को नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ध्यान से पढ़िए। और मौर्य साम्राज्य का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी पार्ट 1 मौर्य साम्राज्य का देख लेंगे तो पूरा मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब मैं बताता हूं कि शिलालेख का खोज सबसे पहले पादरेटी पैंथलर ने किए थे। किसने किए थे? पादरेटी पैंथलर। किसने किए थे? पादरेटी पैंथलर ने किए थे। कब किए थे? तो 1750 ईस्वी में। ठीक है, याद रहेगा कि शिलालेख का खोज किसने किए थे सर्वप्रथम? तो पादरेटी पैंथलर ने किए थे। कब किए थे? 1750 ईस्वी में। तो शिलालेख की संख्या कितनी है भाई? अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि शिलालेख की संख्या कितनी है, तो मैं बता दूं शिलालेख की संख्या कितनी है? 14 है। शिलालेख की संख्या 14 है। याद रहेगा कि शिलालेख की संख्या कितनी है? तो शिलालेख की संख्या 14 है, जिसमें मैं बताता हूं कि पहला शिलालेख में यह दर्शाया गया है कि सभी मनुष्य हमारे बच्चे हैं। पहला शिलालेख में क्या दर्शाया गया है कि सभी मनुष्य हमारे बच्चे हैं। अब क्या है? स्तंभ लेख। देखिए स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? तो स्तंभ लेख की संख्या 7 है। यह केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, याद रहेगा कि स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7। शिलालेख की संख्या कितनी है? 14। शिलालेख की खोज किसने की? पादरेटी पैंथलर ने। कब की? 1750 ईस्वी में। संख्या 14।
स्तंभ लेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। संख्या कितनी है? 7। अब आता है गुहा लेख। देखिए गुहा लेख जो है यह 6 अलग अलग स्थान से प्राप्त हुआ है। गुहा लेख जो है यह 6 अलग अलग प्रांत से प्राप्त हुआ है। ठीक है, गुहा लेख 6 अलग अलग प्रांत से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अशोक सम्राट के लिए एक मंत्री परिषद रहता था। अशोक सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद रहता था। ठीक है, अशोक सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद रहता था जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 रहता था। ठीक है, 12, 16 या 20 रहता था। ठीक है, अशोक सम्राट के लिए एक मंत्री परिषद, अशोक सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होता था। मतलब एक मंत्री परिषद होता था जिसकी संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। उसके बाद अशोक महान अशोक सम्राट मतलब कि अशोक के काल में, मौर्य साम्राज्य के काल में प्रांतों की संख्या 5 थी। ठीक है, प्रांतों कितना प्रांत थे? तो प्रांत थे 5। ठीक है, प्रांतों के अशोक के समय में, मतलब कि मौर्य काल के समय में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो प्रांतों की संख्या 5 थी। ठीक है, अब जो प्रांतों की संख्या 5 थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। ठीक है, जो प्रांतों की संख्या थी उस प्रांत को क्या कहा जाता था? तो चक्र कहा जाता था। ठीक है, और प्रांतों को शासक को क्या कहा जाता था? प्रांतों के शासक को क्या कहा जाता था? तो प्रांतों के शासक को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। याद रहेगा कि प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो प्रांतों की संख्या 5 थी मौर्य साम्राज्य में। प्रांत को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। और उस समय के जो शासक प्रशासक होते थे उस समय किन किन नामों से जाना जाता था? तो कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक। ठीक है, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्रामिक कहा जाता था। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहा जाता था। जिसका देखभाल करता था वो क्या कहलाता था? मुखिया कहलाता था। मुखिया आज भी लोग कहते हैं, ग्राम को जो देखभाल, ग्राम पंचायत को जो देखभाल करते हैं। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। और अशोक के समय में बिक्री क्रय मूल्य का, अशोक के समय में क्या था कि बिक्री क्रय मूल्य का 10वां भाग टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, 10वां भाग टैक्स देना पड़ता था। और जो टैक्स नहीं देते थे उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। बिक्री क्रय के लिए मौर्य साम्राज्य में, अशोक के समय में बिक्री क्रय के लिए 10वां भाग वसूला जाता था। और जो 10वां भाग नहीं देते थे उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था। समझ आ गया? बढ़े आगे हम लोग। चलिए अर्थशास्त्र में देखिए फिर क्या है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था? अर्थशास्त्र में गुप्तचर विभाग को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता। और एक ही स्थान पर रहकर काम करने वालों को गुप्तचर कहा जाता था। एक ही स्थान पर रहकर काम करने वालों को क्या कहा जाता था?
तो गुप्तचर कहा जाता था। और मौर्य साम्राज्य के समय, मौर्य काल के समय, अशोक के समय सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था सरकारी भूमि को? तो सीता भूमि कहा जाता था। और यह भी कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य जो है 137 वर्षों तक राज्य किया। मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य साम्राज्य 137 वर्षों तक राज किया मगध की गद्दी पर। ठीक है, याद रहेगा। कभी क्वेश्चन पूछे कि मौर्य साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य कब तक गद्दी पर राज किया? तो 137 वर्ष तक मौर्य साम्राज्य ने गद्दी पे राज किया। ठीक है, बढ़े आगे हम लोग। चलिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, ये क्वेश्चन पूछता है, बृहद्रथ। याद रहेगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। कौन थे? तो बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ थे। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ थी, जिसकी हत्या पुष्य मित्र शुंग ने कर दी। ठीक है, तो बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्य मित्र शुंग ने। और हत्या कब की? तो 185 ईस्वी पूर्व में। हत्या कब हुई बृहद्रथ की? हत्या हुई 185 ईस्वी पूर्व में हत्या हुई। कब हुई? 185। किसने हत्या किया? तो हत्या किया इसका, इस हत्या किया पुष्य मित्र शुंग ने। ठीक है, किसने हत्या किया? तो पुष्य मित्र शुंग ने हत्या किया बृहद्रथ को। और हत्या करने के बाद उन्होंने मगध पर अपनी कब्जा जमाए और वहीं पे अपना ब्राह्मण साम्राज्य का स्थापना किए। किस साम्राज्य का स्थापना किए? तो ब्राह्मण साम्राज्य का स्थापना किए। ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य का मतलब कि शुंग वंश की स्थापना की। ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की मतलब कि उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना की। समझ में आ गया आप लोग को? देखिए, सबसे पहला चीज कि मौर्य काल में हमने पार्ट 1 में मैंने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बता दिया, और पार्ट 2 में मौर्य साम्राज्य का अशोक के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, जितनी तरह से भी क्वेश्चन पूछी जाती है उतना तरह से हमने क्वेश्चन इसमें, मतलब कि उतना मैंने बता दिया। हमारा कोशिश यही रहता है कि आप लोग का क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, ले लिए। मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग स्टार्ट होता है, ब्राह्मण राज्य। हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, मौर्य साम्राज्य यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अगर आपने मौर्य साम्राज्य का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर प्राचीन भारत का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, उनका भी हेल्प हो सके। और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप लोग का दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।